तो जितने भी आप लोग यूपी के एएनएम के कैंडिडेट हैं, आप लोग सबको वेलकम कर रहा हूं। मैं बता दूं कि यहां पे आप सभी यूपी वाले जो भी कैंडिडेट हो, आप लोग सबके लिए मैं कंटिन्यू जो है वीडियो कर रहा हूं और मैं 70 के आसपास वीडियो कराते हुए अभी तक आ चुका हूं। तो जो लोग पिछले 2-3 महीना से मेरे साथ जुड़ी हैं, उन लोगों को पता है कि कैसे मैं पिछले 2-3 महीना से कंटिन्यू वीडियो दे रहा हूँ और बहुत कुछ जो है सीखने को इन लोगों को मिला होगा। अभी तक मैं लगभग बात करूँ यहाँ पे, तो अभी 50 जो वीडियो अपना हुआ, 50 वीडियो के मैं बाद जो है 30-30 क्वेश्चन लेकर आने लगा, टेस्ट ले रहा हूं, ताकि आप जो पहले पढ़े हैं उसमें कितना ज़्यादा आप इसका जवाब दे पा रहे हैं। एक अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन ला रहा हूं। तो उम्मीद है कि जो भी लोग 5272 पदों के लिए तैयारी कर रही हैं, उन लोगों को बेनिफिट हो रहा है और अच्छे से जवाब दे रही हैं। और ज़रूर जवाब देना चाहिए, आपका पता चलेगा कि आप खुद से कितना जवाब दे पा रही हैं, कितना जवाब नहीं दे पा रही हैं। तो ये आपके टेस्ट के तौर पर आप इसे ले सकते हैं और ये पता करेगा कि आप कितना ज़्यादा तैयार है एग्ज़ाम देने के लिए। ओके, तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको देना है। और देखा जाए अभी तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, तो अभी बात किया जाए डेली जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, लगभग अगर मैं बात करूँ तो आप सभी के बेहतरी के लिए डेली क्वेश्चन ला रहा हूँ और उस हिसाब से अभी तक मैं बहुत सारे क्वेश्चन, हज़ारों क्वेश्चन से ऊपर मैं कितना जो हज़ार जो है क्वेश्चन आप लोग के करा चुका हूँ। तो चलिए करते हैं आज की इस वीडियो के यहाँ पे स्टार्ट। पहला प्रश्न है, निम्न में से, ठीक है, पॉसिबेसलरी लेप्रोसी पेशेंट के बारे में ट्रू सेंटेंस नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि निम्न में से पॉसिबेसलरी लेप्रोसी पेशेंट यानी पीएलपी के बारे में ट्रू सेंटेंस, सत्य वाक्य नहीं है। कौन नहीं है? 1 से 5 लेशंस का पाया जाना, केवल एक ही नर्व का जो है इफेक्टेड होना, कुल के आधे से ज़्यादा पेशेंट इस प्रकार के होते हैं, 5 से अधिक स्किन लेशन पाया जाना। तो इसका कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, यहाँ पे सत्य नहीं है के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो जो पॉसिबेसलरी लेप्रोसी होता है, उसमें जो त्वचा पे जो घाव होता है, उसमें स्किन से पर जो लेशन होते हैं वो 5 से अधिक लेशन जो है नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है डी जो है आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? 5 से अधिक स्किन लेशन पाया जाना, ये जो है गलत है, 5 से अधिक जो है नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि आर्ट्रीमेसिन कॉम्बिनेशन थेरेपीज, ठीक है ना, आर्ट्रीमेसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपीज ACTS का यूज किस डिजीज के ट्रीटमेंट हेतु की जाती है? बहुत लोग जो है इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं जानता हूँ कि जो आर्ट्रीमेसिनिन है कॉम्बिनेशन थेरेपी ACTS का यूज किस रोग में किया जाता है? तो एड्स में, टीबी में, मलेरिया में, डेंगू में, किस में किया जाता है? तो माय डियर, इसका सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन जो है अपना सी। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, मलेरिया इज द राइट आंसर, आर्ट्रीमेसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी ACTS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ड्रग MDT और डॉट्स दोनों प्रकार के थेरेपी में यूज में ली जाती है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। वह कौन से कॉमन ड्रग है जो MDT मल्टी ड्रग थेरेपी और डॉट्स दोनों में जो है चलता है? डेप्सोन, आइसोनिजाइड, रिफाम्सिन, जुडोविन। मैं बता दूं माय डियर कि MDT और डॉट्स, MDT कुष्ठ रोग में और जो डॉट्स होता है टीबी के लिए, दोनों में कॉमन दवा अपना ऑप्शन नंबर क्या है? रिफाम्सिन है। ठीक है, रिफाम्सिन इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से ART, ठीक है, एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी में यूज ली जाने वाली ड्रग कौन है? अब सबसे महत्वपूर्ण है, आप लोग कमेंट कीजिए ART किसके उपयोग में जो है इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, बताइए कमेंट करके। ART में कौन से ड्रग है? डेप्सोन, आइसोनिजाइड, रिफाम्सिन, जुडोविन। तो माय डियर, मैं बता दूं ART के लिए जो इस्तेमाल ड्रग है जुडोबिन, याद रखिएगा। ART आपको मैं बता दूं यहाँ पे एड्स के इस्तेमाल में जो है यह थेरेपी चलता है। ओके, पांचवा क्वेश्चन है, MDT और डॉट्स क्रमशः किन रोग से प्रोटेक्ट करती है? MDT और डॉट्स, MDT मैं ऊपर बता दिया हूँ, फिर भी ये क्वेश्चन आ गया। लेप्रोसी और एड्स और जॉन्डिस, लेप्रोसी और टीबी एंड लेप्रोसी, उल्टा कर दिया है। लेकिन MDT है तो पहले MDT फिर डॉट्स। तो MDT के लिए अपना लेप्रोसी कुष्ठ रोग के लिए और डॉट्स जो है टीबी के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, फल्स फिक्स्ड बिलीफ कहलाता है, मतलब किसी चीज़ में गलत जो है विश्वास, यह क्या कहलाता है? हमें ये बताना है। फल्स फिक्स्ड बिलीफ यानी गलत जो है विश्वास, गलत जो है विश्वास, ये क्या कहलाता है? माय डियर, डेलूजन, एलूजन, हेलुसिनेशन, एमनेसिया। मैं बता दूं
आपका जो डेलूजन होता है इसमें फल्स जो है परसेप्शन, फिक्स्ड बिलीफ जो है आपका ऑप्शन नंबर ए डेलूजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की वो अनुपस्थिति में, अब्सेंस में किसी वस्तु का आभास होना, यानी कोई वस्तु अनुपस्थित है फिर भी वह उपस्थित लग रहा है, यह क्या कहलाता है? डेलूजन, एलूजन, हेलुसिनेशन, एमनेसिया। तो माय डियर, अभी मैंने ऊपर बताया कि गलत पहचान, गलत परसेप्शन डेलूजन होता है, और अब्सेंट वाला जो चीज़ें हो, अब्सेंस वाला मतलब कोई वस्तु है ही नहीं, जैसे झूलता हुआ पेड़, लेकिन वहाँ पे पेड़ है ही नहीं फिर भी झूलता हुआ दिख रहा है, अब्सेंट है, तो ये जो अगर उपस्थित होगा गलत पहचान करेंगे तो डेलूजन। लेकिन अगर उपस्थित कोई चीज़ वहाँ पे है ही नहीं फिर भी हमें जो है ए हो रहा है, अब्सेंस में भी जो है हमें प्रेजेंस दिख रहा है, तो मतलब आपका कहीं ना कहीं आप हेलुसिनेशन से, भ्रांतियाँ से आप पीड़ित है। ठीक है, सी। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन है, किसी एस्टिमुलेशन का मिस इंटरप्रेशन क्या कहलाता है? मतलब किसी वस्तु का गलत पहचान क्या कहलाता है? डेलूजन, एलूजन, हेलुसिनेशन, एमनेसिया। तो अभी मैंने ऊपर बताया कि आपका जो किसी वस्तु का जो मिस इंटरप्रेशन जो होता है वह आपका एलूजन से संबंधित होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, डेलूजन क्या है? डेलूजन किस प्रकार का बीमारी है? थॉट डिसऑर्डर, परसेप्शन डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ ओरिएंटेशन। तो अभी मैंने ऊपर बताया कि डेलूजन आपका जो है क्या करता है, फॉल्स बिलीफ देता है, गलत जो है पहचान देता है, गलत विश्वास जो है विश्वास देता है। तो कहीं ना कहीं यह आपका किससे रिलेटेड है? आप लोग इनमें से चारों में से आप लोग कमेंट कीजिए किसका यह जो है डिसऑर्डर है। 10वां क्वेश्चन है कि सरकम, देख लीजिए सरकम एस्टेनिए, देख लीजिए यहाँ पे सरकम एस्टेनिलिटी किसका जो है रोग है? यह एक रोग है, मानसिक रोग है। सरकम एस्टेनियलिटी जो होता है यह किसका है? थॉट डिसऑर्डर है, परसेप्शन डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी है, डिसऑर्डर ऑफ ओरिएंटेशन है। तो देखिए सरकम एस्टेंशियलिटी में होता यह है कि इसमें व्यक्ति अपने बातों को काफ़ी ज़्यादा लंबा खींचता है, जो स्पीच देने लगेगा तो काफ़ी जो है बहुत इधर उधर की बातें करने लगेगा, मतलब अपने भाषण को काफ़ी लंबा खींच लेगा, और यह एक प्रकार से आपका थॉट, आपके सोच को प्रभावित करता है, थॉट डिसऑर्डर को। ठीक है, 11 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को फॉल्स फिक्स बिलीफ है, मतलब गलत तरीके से उसके अंदर फॉल्स बिलीफ है। ठीक है, फॉल्स बिलीफ का उसको समस्या है, उसके फैमिली मेंबर उससे हार्म पहुंचाना चाहते हैं। ये व्यक्ति को लगता है कि चूंकि उसका परिवार उसको जो है गलत नहीं नज़रिए से नहीं दिख रहा है, उसे समझा रहा है, लेकिन चूंकि व्यक्ति गलत चीज़ों के ज़्यादा जो है उसे फॉल्स बिलीफ है उसके अंदर ऐसा विश्वास घर कर गया है कि उसे लगता है कि मुझे नुकसान पहुंचाएगा मेरे ही घर वाला, एक गलत धारणा बन गया है। तो व्यक्ति किस डिसऑर्डर से ग्रसित होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ परसेक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म और डेल्यूजन ऑफ गिल्टिंग। तो इसमें होता है कि व्यक्ति डेल्यूजन ऑफ जो है परसेक्यूशन में पड़ जाता है, मतलब उत्पीड़न का जो है व्यक्ति में भ्रम आ जाता है, व्यक्ति को लगता है कि हमें उत्पीड़न किया जा रहा है हमारे फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही। तो यह ज़्यादातर स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज में मिलता है। ठीक है, 12 है हाइपोग्लोसल है। देखिए हाइपोग्लोसल एक क्रेनियल नर्व का प्रकार है, सीएन क्रेनियल नर्व का। आपको पता है 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व आपके पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो उसमें से जो हाइपोग्लोसल के बारे में इनमें क्या सही है? तो टंग्यू का एक भाग है, ठीक है, 12th नंबर का क्रेनियल नर्व है, 7th नंबर का सर्वाइकल वर्टेब्रा है, या इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाने वाला एक एंजाइम है, यह क्या है? तो हाइपोग्लोसल अपन यह 12th नंबर का सीएन है, क्रेनियल नर्व है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रेनियल नर्व सीएन जो है निगलने और गैस रिफ्लेक्स में सहायक है? यानी निगलने में और गैग के रिफ्लेक्स में सहायक है, कौन सा नर्व? ऑप्टेर्विक नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व एंड ग्लैसोफेरिंजल नर्व। माय डियर, हम कुछ खाते हैं निगलते हैं तो उसमें आपका जो महत्वपूर्ण नर्व काम जो करता है, बिना नर्व के आपका जो है
कोई भी ना आँख काम कर रहा है, ना जीभ काम कर रहा है, ठीक है, ना आपका निगलने वाला नली है वो काम कर रहा है। बगैर तंत्रिका का ये सब काम करेगा ही नहीं करेगा, सब में नर्व है। तो उसमें जो निगलते हैं हम लोग उसमें, और गैग रिफ्लेक्स जो करता है उसमें जो अपन नर्व होता है वह ग्लैसोफेरिंजियल नर्व होता है। जो कितने नंबर का नर्व है आप लोग कमेंट करके बताइए। ओके, 14 नंबर है नॉर्मल यूरिन का पीएच होता है। नॉर्मल यूरिन का पीएच कितना होता है? देखिए माय डियर, अगर आपके यूरिन का पीएच अगर बढ़ने लगे तो वह आपके किडनी फेलुअर का संकेत देता है। इसलिए आपका जो नॉर्मल जो यूरिन होता है उसका पूछ रहा है। देखिए नॉर्मल यूरिन का पीएच आपका जो होता है लगभग हम लोग देख कर चले तो आप 6 से लेकर इसे 7.5 तक हम इसे मान कर चलते हैं। इतना बीच में है तो आपका नॉर्मल माना जाएगा। ओके, लेकिन अगर 8 से 8 तक भी है तो चलने वाला है। 8 से ज़्यादा हो गया मतलब आपके यूरिन में प्रॉब्लम है। तो इसमें देख लीजिए 6 से लेकर 8 तक के बीच में कौन है? अपन यही है, तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे है एक हेल्दी व्यक्ति के ब्लड का पीएच होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का? तो हम लोग जानते हैं 6.8 से 7, 7.35 से 7.45, 2.30 से 3, उसके बाद है 8.2 से 8.7। तो राइट आंसर अपन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, एक हेल्दी पर्सन का पीएच मान। 60 नंबर क्वेश्चन है ऑडिटरी ऑसिकल यानी सुनने वाला जो हड्डी है इसके बारे में सत्य क्या है? सत्य क्या है? ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए यह ऑडिटरी मतलब सुनने वाला, ऑसिकल मतलब हड्डी। यह आपका जो श्रवण अस्थि है यह आपके कान में होने वाला, कान में मौजूद हड्डी है। ठीक है, अब इसके बारे में सही पूछ रहा है। रेटिना में पाए जाने वाला स्मॉल एरिया, छोटा एरिया जहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है निकलती है, गलत। यह तो रेटिना आँख में तो है नहीं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। यह ईयर में ऑरिकल एवं ईयर ड्रम के मध्य पाई जाती है। ये मध्य कर्ण में पाई जाने वाली हड्डियां हैं। यह वेस्टिब्यूल के अंदर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन सैक होते हैं। सबसे पहले ये हड्डी है तो मेम्ब्रेन झिल्ली तो होगा नहीं, तो गलत है, ए गलत हो गया, बचता अपना ए और ए। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। यह एक हड्डी है जो आपके मध्य कर्ण में पाई जाती है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है ह्यूमन मानव के कान में पाए जाने वाला ईयर बैग्स को किस नाम से जानते हैं? ईयर बैग्स जो आपके कान में भरा हुआ जो द्रव होता है वो ईयर बैग्स को अन्य नाम से भी जानते हैं। कौन नाम है? एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस, ईयर ड्रम, सेरुमेन एंड ऑरिकल। तो राइट आंसर ईयर बैग्स का दूसरा नाम सेरुमेन होता है, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है WHO द्वारा GFATM प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष की गई? ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। GFATM तो GFATM की शुरुआत अपन WHO के अंडर के द्वारा किया गया 2000 में, 2002 में, 2005 में या 2008 में, किस में की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2002 में की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है यूनिसेफ का पूरा नाम पूछ रहा है। तो ये सब लोग को पता है, कमेंट कर दीजिए कि ए बी सी और डी में कौन इसका राइट होगा। ओके, 20 क्वेश्चन है UNFPA यूनाइटेड नेशन जो आपका यूनाइटेड नेशन जो आपका होता है पॉपुलेशन एक्टिविटी जो होता है, ये चीज़ों को ध्यान में देना है। यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो आपका यूनाइटेड नेशन जो पॉपुलेशन एक्टिविटी है इसके बारे में हमसे पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, ध्यान रखिएगा। ओके, इसका पूरा जो नाम है वो आपका क्या होगा? तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड चाइल्ड इमरजेंसी, गलत। अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी, गलत। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट है। ठीक है, 21 नंबर है प्रभावी सामुदायिक उपचार, इफेक्टिव कम्युनिटी ट्रीटमेंट, यानी समुदाय में जो इफेक्टिव उपचार है इसका विशेषता क्या है? क्या विशेषता है? इनका डिस्ट्रीब्यूशन न्याय संगत होना चाहिए, बात सही है। इफेक्टिव तभी होगा जब सबके बीच होगा, सबके साथ न्याय होगा। सामुदायिक उपचार में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। सामुदायिक उपचार में जब तक आपका समुदाय के लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक वो सफल नहीं होगा।
सफल नहीं होगा, ठीक है, ये भी सही है। उपचार है तो वहन की जाने वाली टेक्निक का यूज करना चाहिए, बिल्कुल सही है। उपचार में जो जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अपन ऑप्शन सी, ए, बी, सी तीनों सही है, ऑप्शन डी राइट होगा। 21 है थियोरिकल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। बाकी आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करिएगा तो एमसीक्यू, ऐसे एमसीक्यू दे देगा तो नहीं बनेगा। नैतिक पहलुओं से आप क्या समझते हैं? नैतिक मतलब होता है मोरल, यानी जो आपको एक बंधन में बांध देता हो, ठीक है। आपका एक जो मोरल कैरेक्टर होता है वह एक नैतिक पहलू, यानी एक नियम में, एक नियम। तो देखिए नियम क्या करता है, किसी भी काम को एक सीमा तक रहने के लिए बाध्य करता है, ठीक है। तो वे नियम या सिद्धांत होते हैं जो किसी व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। ये रोगी को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले नियम होते हैं। ये विभिन्न नर्सिंग प्रोसीजर के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नैतिक पहलू ये होता है, जैसे आप लोग ANM है या GNM है या BSc कोई भी है, एथिक्स पढ़ाया जाता है, ठीक है, एथिक्स पढ़ाया जाता है, नैतिक। तो नैतिकता क्यों पढ़ाया जाता है? इसीलिए ताकि आप अपने नियम और अपने कानून को समझ सके और उसके अंदर में रह के काम कर सके। तो यह नियम सिद्धांत होते हैं जो सही व्यवहार के लिए बाध्य करते हैं, सही तरीके से काम के लिए बाध्य करते हैं, ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि हाई फाउलर पोजीशन में बेड का, बिस्तर का जो सिर के साइड से जो डिग्री होता है वह कितने डिग्री एलिवेट कर दिया जाता है? माय डियर, हाई फाउलर पोजीशन की बात कर रहा है, ठीक है, सेमी फाउलर की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए हाई फाउलर पोजीशन की जैसे ही बात करेगा तो हाई फाउलर पोजीशन में जो सिर के साइड से जो बेड को एलिवेट किया जाता है वह पूरे के पूरे एलिवेट कर दिया जाता है, समझ गए, पूरे के पूरे एलिवेट कर दिया जाता है। तो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए सीधा अगर फाउलर डिग्री पूछता तो 60 से लेकर 90 हो जाएगा, लेकिन हाई फाउलर पूछेगा तो पूर्ण तरीका से 90 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। इसमें व्यक्ति पीठ के बल लेटा रहता है, लेकिन सिर के साइड से जो है बेड को उठाकर 90 डिग्री पूरा जो है कर दिया जाता है। तो ये हाई फाउलर हो जाता है, समझ गए। 24 है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, कमेंट कर दीजिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 फ़ारेनहाइट, 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड। डी ऑप्शन बोथ A एंड B, यानी A और ये दोनों कौन सही है आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। 25 है फ्लेटस एंड गैस के रिलीव के लिए दी जाने वाली एनीमा। फ्लेटस मतलब जो अफरा होता है, पेट जो फूल जाता है और गैस जो बन जाता है, उसको रिलीव करने के लिए कौन सी एनीमा हम दे सकते हैं? कार्मिनेटिव, प्यूरगेटिव, एस्ट्रिंजेंट एंड सीडेटिव। कौन सा एनीमा देते हैं? तो फ्लेटस में और गैस में कार्मिनेटिव एनीमा बेस्ट होता है, ओके। 26 क्वेश्चन है, देख लीजिए रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन में बेड का हेड जो होता है, ध्यान से दीजिएगा, एक होता है टेंडलबर्ग पोजीशन और एक होता है रिवर्स टेंडलबर्ग। तो यहाँ पे पूछ रहा है रिवर्स, तो रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन में जो बेड का सिर होता है, बेड के साइड से जो सिर वाला एरिया है वह क्या है, इसके बारे में क्या सही है, ठीक है। फीट एंड से लोअर लेवल पर स्थित होता है, यानी क्या जो रिवर्स टेंडलबर्ग है उसमें जो हेड होता है वह फीट के साइड से लोअर होता है, यानी हेड लोअर होता है, या फिर फीट के साइड से अपर होता है हेड, या फीट के साइड से दोनों एक लेवल में होता है, या फीट के साइड से लोअर या अपर लेवल में किसी भी लेवल में स्थित हो सकता है। तो देखिए जो हेड होता है वह फीट के साइड से अपर लेयर में आपका हेड होता है, समझ गए, ध्यान दीजिएगा। 27 है एडल्ट में कौन सी साइज के ईटी ट्यूब इंसर्ट की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईटी मतलब आप लोग जानते हैं, ईटी ट्यूब जो होता है आप लोग इंसर्ट करते हैं, तो एक एडल्ट में कितने साइज का ईटी ट्यूब जो है, ईटी ट्यूब इंसर्ट की जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 8 से 9.5 mm, 8 से 9.5 सेंटीमीटर, 8 से 9.5 इंच का, या फिर 8 से 9.5 ml, ठीक है। तो सबसे पहली बात है यह ट्यूब है, तो ट्यूब है तो ml में तो होगा नहीं, होगा तो इंच, सेंटीमीटर या मिलीमीटर, इसी में होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है। चलिए देखते हैं सही आंसर। तो अपन इसका राइट आंसर क्या होगा कि एक एडल्ट में जो ईटी ट्यूब जो इंसर्ट की जाती है उसका साइज कितना होगा? तो सबसे पहले न ml में होगा, न इंच में होगा, न सेंटीमीटर में होगा। तो राइट आंसर अपन क्या होगा, 8 से लेकर 9.5 mm का होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
मिमी का मिलीमीटर। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लंबर पंक्चर के दौरान कौन सा फ्लूइड एस्पायरेट किया जाता है। जब हम एलपी करते हैं, लंबर पंक्चर करते हैं, तो उसमें कौन से तरल का एस्पायरेट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, एस्पायरेट किया जाता है। बाइल का, CSF का, एसाइटिक फ्लूइड का एंड पस का, किसका किया जाता है। तो लंबर पंक्चर में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ऑप्शन नंबर बी का किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 29 नंबर, एस्टेट से क्या समझते हैं। आप लोग देखते होइएगा डॉक्टर एस्टेट लिखते हैं दवाई के सामने, तो एस्टेट का मतलब क्या होता है। तो एस्टेट का मतलब जो है आपका क्या होता है, तो देखिए प्रत्येक रात, प्रत्येक सुबह, तुरंत, खाने से पहले। तो एस्टेट का मतलब होता है तत्काल, मतलब तुरंत, अभी के अभी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। ठीक है, आगे है 30 नंबर का क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन कह रहा है कि AC से आप क्या समझते हैं। ठीक है, AC से प्रत्येक रात में, प्रत्येक सुबह में, तुरंत, खाने से पहले। तो आप लोग को इसका आंसर कमेंट करना है 30 नंबर का कि AC का मतलब क्या होता है मेडिकल भाषा में, फुल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका राइट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आज आपका जो है वीडियो, जो भी यूपी आप लोग देख रही हैं, यूपी से 5272 पदों के लिए तैयारी आप लोग कर रही हैं, तो सबको जो है यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, आप लोग जवाब दीजिएगा। साथ में आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बता दीजिए कि आप इस 30 में से कितना जो है आप लोग जानते थे, कितना खुद से जो है सही दे पाए हैं। अगर 20 या 20 से प्लस आप लोग सही दे पाई हैं तो काफ़ी खूबसूरत आप लोग की तैयारी है, क्योंकि इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाला है, चाहे वो थ्योरी पोर्शन से, चाहे वो सीधा वन लाइनर पोर्शन से हो। मैंने आपको दोनों तरह के क्वेश्चन दे रहा हूँ। 5-7 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको थ्योरिकल टाइप से होते हैं, जो सोचना पड़ता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट जो है आपको देना पड़ता है। तो इस टाइप से आप लोग जो भी देख रही हैं शेयर कीजिए। जब भी एग्जाम होगा आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आएंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।